नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। शत्रु पर विजय, राज्य में शांति की स्थापना, अपने ही अमात्यों तथा राज्याधिकारियों पर दृष्टि रखना, सिंहासन के प्रतिस्पर्धियों की गतिविधियों के प्रत्येक कदम को जानना, प्रजा की राजा के प्रति भावना को जानना समझना जैसे कार्य एक समय गुप्तचर संपादित किया करते थे। गुप्तचर, जिसे आधुनिक भाषा में जासूस अथवा स्पाई कहा जाता है, सदियों से उनका कार्य गोपनीय सूचनाओं को प्रदान करना रहा है। यह कार्य, जिसे आसूचना अथवा इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, वैदिक समय से ही प्रचलन में है। ऋग्वेद कहता है, सहस्त्रधारे अवते सम स्वरिंदिवो नाके मधु जिह्वा असश्चतः अस्य स्पशो ननि मिशन्ति भूर्णयः पदे पदे पाशिनः सन्ति सेतवः। अर्थात शीघ्रता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समर्थ शत्रु की पहचान कर लेने वाले गुप्तचर स्थान स्थान पर हैं। वे सतर्क हैं, उनकी पलकें कभी नहीं झपकती। मधुर वाणी बोलने वाले, किसी से न मिलने जुलने वाले वे गुप्तचर राष्ट्र के सहस्त्रों स्त्री पुरुषों की सुरक्षा करते हैं। उनकी उपस्थिति के आभास से ही शत्रु भयभीत रहता है। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है, अयुक्तचारम दुदर्शम स्वाधीनम नराधिपम वर्जयंती नरा दरान दीपंक विवाह। अर्थात जो राजा अपनी प्रजा की सुरक्षा की जानकारी के लिए गुप्तचर नियुक्त नहीं करता, प्रजा उसे वैसे ही त्याग देती है जैसे नदी के कीचड़ में फंसे हुए हाथी को। महाभारत के सभा पर्व में महर्षि नारद गुप्तचर की महत्ता पर सम्राट युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए प्रश्न करते हैं। कच्च दृष्टा दशान्येषु स्वपक्षे दश पंच च त्रिभिस्त्रिभिर विज्ञातैर्वेत्सि तीर्थानि चारकैः। अर्थात क्या तुम शत्रु पक्ष के 18 तीर्थों में होते थे? मंत्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, अंतर्वेशिक, कारागाराध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, प्रतिष्ठा, नगराध्यक्ष, कार्य निर्माणकर्ता, धर्माध्यक्ष, सभाध्यक्ष, दंडपाल, दुर्गपाल, राष्ट्र सीमापाल तथा वन रक्षक। और अपने पक्ष के 15 तीर्थों अर्थात मंत्री, पुरोहित, युवराज को छोड़कर गिनाए गए 18 तीर्थों में से शेष 15 में से प्रत्येक की 3 अज्ञात गुप्तचरों द्वारा देखभाल या जांच पड़ताल करते हो। उपरोक्त उदाहरणों से प्राचीन भारत के गुप्तचर तंत्र की पुरातनता का बोध होता है। तथापि इस संबंध में उचित दस्तावेजीकरण कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में किया गया है। महाभारत में वर्णित जिन तीर्थों का उल्लेख है, कौटिल्य भी उन पर निगाह रखने के लिए गुप्तचर नियुक्त करने की वकालत करते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र स्पष्ट करता है कि किसी सम्राट की कार्यकुशलता उनके मंत्री परिषद पर निर्भर करती है। अमात्यों के अधीन विभिन्न विभाग कार्य करते थे, जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। प्रथम तीर्थ महाअमात्य, जिनका मुख्य कार्य वर्तमान के प्रधानमंत्री सदृश हुआ करता था, राज्य की गुप्तचर व्यवस्था का भी संचालन करते थे। आचार्य चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य के संचालन को जितना भी विकेंद्रित किया हो, परंतु उन्होंने केंद्रीय नियंत्रण को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए गूढ़ पुरुषों अथवा गुप्तचरों का पूरा तंत्र स्थापित किया था। आचार्य के निर्देशन में 2 प्रकार के गुप्तचर तंत्र खड़े किए गए, संस्था और संचार। संगठित होकर काम करने वाले गुप्तचर अथवा गुप्तचर समूहों को संस्था कहा जाता था। संस्था के अंतर्गत आते थे कापटिक गुप्तचर, जो दूसरों के मन की बात जानने में प्रवीण, दबंग तथा प्रायः विद्यार्थी के वेश में रहा करते थे। उदास्थित गुप्तचर, जो बुद्धिमान, सदाचारी अथवा सन्यासी के वेश में अपना कार्य करते थे। गृहपतिक गुप्तचर, गरीब कृषक के वेश में कार्य करने वाले। वैदेहिक गुप्तचर, जो सौदागर के वेश में कार्य कर रहे हों। तापस गुप्तचर, साधु के वेश में कार्य करने वाले आदि। इसी प्रकार घुमक्कड़ गुप्तचरों अथवा उनके समूह को संचार कहा जाता था, जिनमें सूत्री गुप्तचर अर्थात ऐसे गूढ़ पुरुष जो ज्योतिष, वशीकरण, इंद्रजाल, धर्मशास्त्र, शकुन शास्त्र, पक्षी शास्त्र, काम शास्त्र आदि में प्रवीण हो। तीक्ष्ण गुप्तचर
अपने प्राणों की चिंता किए बिना किसी भी खतरे का सामना करने वाले साहसी, रसद गुप्तचर, क्रूर प्रकृति वाले, ऐसे व्यक्ति जो किसी से माया मोह न बनाते हो, ऐसे गुण पुरुषों का प्रयोग किसी को जहर देकर मारने के लिए भी किया जाता था। परिव्राजिका ये गुप्तचर स्त्रियां होती थीं जो बहुधा सन्यासिनी, भिक्षुणी अथवा वृषली के रूप में कार्य करती थीं। उभयवर्तन गुप्तचर शत्रु राज्य से मिल जाने वाले और उनका भेद राजा तक पहुंचाने वाले आदि अनेक प्रकार के गुप्तचर हुआ करते थे। गुप्तचर राजकीय अधिकारियों को रहस्य खुल जाने के दबाव में रखते, साथ ही शासन के प्रति जनता की राय को भी सम्राट तक पहुंचाना सुनिश्चित करते थे। गुप्तचरों को विशेष रूप से अमात्यों पर दृष्टि रखने, राज्य कर्मचारियों की गतिविधियों पर निगाह रखने, जनपदों की गतिविधि तथा मनोभावनाओं को ज्ञात करने, विदेशी राज्यों के भेदों को जानने आदि कार्यों के लिए नियुक्त किया जाता था। राजा की सफलता का मूल उसका मंत्रिमंडल होता है। इसके लिए होने वाली प्रत्येक नियुक्ति से पहले अर्थशास्त्र में गुप्तचर के माध्यम से परीक्षा लिए जाने का प्रावधान दिया गया है। गुप्तचर के माध्यम से ली जाने वाली परीक्षा 4 प्रकार की होती थी। धर्मोपधा, हृदय की शुचिता की परीक्षा। अर्थोपधा, धन लालसा की परीक्षा। कामोपधा, काम वासना में शुचिता की परीक्षा। भयोपधा, भय मुक्त कार्य करने के योग्यता की परीक्षा। गुप्तचर के माध्यम से ली गई इन 4 परीक्षाओं के उपरांत अर्थोपधा अर्थात जिसका मन साफ है उसे धर्म स्थानीय दीवानी कचहरी या कि कंटक शोधन फौजदारी कचहरी से जुड़े मामलों के लिए नियुक्त किया जाता था। जो अर्थोपधा है अर्थात धन लोभी नहीं, उसे समाहर्ता अथवा कर संग्राहक एवं सन्निधाता अर्थात कोषाध्यक्ष आदि नियुक्त किया जाता था। कामोपधा अथवा वासना से विरक्त को राज्य के विहारों और अंतःपुर के प्रकरणों के लिए नियुक्ति दी जाती, जबकि भयोपधा अथवा भय रहित कार्य क्षमता वाले व्यक्ति को राजा के अंगरक्षक का दायित्व दिया जाता था। गोपनीय रूप से ली गई इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण व्यक्तियों को उच्च राजकीय पद प्रदान किए जाते, जबकि असफल व्यक्तियों को खदानों, हाथियों और जंगल की व्यवस्था करने जैसे कार्यों के लिए नियुक्त किया जाता था। गुप्तचरों पर राज्य की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का दायित्व था। गुप्तचरों के काम करने की शैली का रोचक वर्णन कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्राप्त होता है। वे बताते हैं कि राज्य के गुप्तचर तंत्र को इस तरह काम करना चाहिए कि संस्था गुप्तचर के रूप में काम करने वालों को संचार गुप्तचर न पहचानते हो। गुप्तचरों को प्रजाजन के बीच जाकर राजा के विरुद्ध संवाद करने, कभी कभी आपस में झगड़ने के निर्देश भी दिए जाते, जिससे उत्पन्न हुई अराजकता के बीच पैदा हुए जन विमर्श से प्रशासन कैसा चल रहा है, प्रजा अपने राजा के विषय में क्या सोचती है, यह जानने का अवसर मिल जाता। गुप्तचर के लिए आवश्यक माना गया है कि वह अफवाहों पर ध्यान दे, उनका परीक्षण करे। गुप्तचर को प्रशासन से असंतुष्ट व्यक्तियों और समूहों की पहचान करने का दायित्व दिया जाता। समूहों में पनपते असंतोष कभी कोई विकराल रूप न ले सके, उससे पहले ही उनके नेतृत्व की पहचान करने, अनुगामियों में फूट डालने का दायित्व भी गुप्तचरों को दिया जाता था। राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे लोग अथवा समूह को कैसे साम दाम दंड भेद द्वारा नष्ट अथवा तितर बितर करना है, इसकी रूपरेखा को राज्य का गुप्तचर तंत्र निर्मित और प्रतिपादित भी करता था। ऐसे किसी शत्रु की जो राजा अथवा राज्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता था, उसकी गोपनीयता रखते हुए हत्या कर देने का कार्य भी गुप्तचरों का था। चाणक्य रचित अर्थशास्त्र में स्त्री गुप्तचर की भूमिका अत्यधिक महत्व की मानी गई है। उनका अंतरराज्यीय अथवा अंतरराष्ट्रीय महत्व के भेद प्राप्त करने में उपयोग तो होता ही था, अंतःपुर की राजनीति को उजागर करने में भी गहरी भूमिका हुआ करती थी। गुप्तचरों को विविध कूट संकेतों से, विशेष अर्थी गीतों प्रार्थनाओं के माध्यम से, आलंकारिक श्लोकों से, बाजा बर्तन उपकरणों में कूट संदेश लिखकर सूचनाएं बाहर लाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था।
कभी कोई गुप्तचर फंस जाए, पकड़े जाने की प्रबल संभावना बने तो आग लगाकर अथवा संदेह करने वाले व्यक्ति को बल या कि छल से जहर देकर भाग जाने के निर्देश भी अर्थशास्त्र में प्रदान किए गए हैं। राज्य के भीतर होने वाली गतिविधियों, अपराधों, षड्यंत्रों अथवा विद्रोह का पता लगाने के लिए प्रायः सिद्ध, तपस्वी, सन्यासी, परिव्राजक, भाट, जादूगर, स्वेच्छाचारी, ज्योतिषी, वैद्य, उन्मत्त, मूक, बधिर, कुबड़े व्यक्ति, नाटे कद के व्यक्ति, कारीगर, नट, भांड, कलवार, हलवाई, मांस बेचने वाले, खाना पकाने वाले आदि के भेष में गुप्तचर नियुक्त किए जाते थे। जबकि राज्य के बाहर होने वाली गतिविधियों, अन्य राज्यों की परिस्थितियों को जानने, उनकी खूबियों और कमजोरियों से परिचित होने के लिए अथवा युद्ध की संभावना का पता लगाने के लिए आचार्य चाणक्य द्वारा स्थापित राज्य व्यवस्था में राजदूतों का महत्व हुआ करता था। राजदूत मित्रता स्थापित करने में तो योगदान देते ही थे, उनसे गुप्तचरी का कार्य भी लिया जाता था। राजदूतों का कार्य था कि वे सम्राट के संदेशों को अन्य शासकों तक पहुंचाएं, प्रेषण, संधि करना अथवा उन संधियों का पालन सुनिश्चित करवाना, संधि पालत्व, अवसर के अनुरूप विदेशी शासकों को चुनौती देना, प्रताप, अन्य राजाओं से मित्रता करना, मित्र संग्रह, विदेशी राज्यों में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न करना, उपजाप, जिन दो विदेशी राज्यों में सौहार्द का संबंध है उनमें मतभेद उत्पन्न करना, सुहृद भेद, अपनी सेना को गुप्त रूप से शत्रु के क्षेत्र में पहुंचाना, गूढ़ दंडति सारण, शत्रु राजा के बंधु बांधवों और उनकी संपत्ति का हरण करने के लिए नियुक्त बंधु रत्नापहरण, विदेशी राज्यों के गुप्तचरों की गतिविधियों को ज्ञात करना, चार ज्ञान, आवश्यकता पड़ने पर पराक्रम करना, पराक्रम, कूटनीति अनुरूप राज्यों से प्राचीन संबंध भंग कर नव राज्यों से संबंध बनाना समाधि मोक्ष कहलाता था। आज गुप्तचरी अथवा जासूसी का सभी देश की आंतरिक व बाह्य सुरक्षा में महत्व है। रॉ, आईएसआई, केजीबी, सीआईए जैसे नाम शीर्ष पर हैं जो गुप्तचरी के कार्य में लगे हुए हैं। परंतु इस बात का हमें संज्ञान लेना चाहिए कि इसे व्यवस्था के अंतर्गत लाने, इसके नियमों, दिशा निर्देशों व कार्यशैली को तय करने तथा स्वस्थ निर्भय प्रशासन के लिए महत्व की संस्था बनाने का श्रेय निश्चय ही मौर्य शासन के संस्थापक चंद्रगुप्त के महामात्य और आचार्य चाणक्य को दिया जाना चाहिए। गुप्तचरी अब उन्नत है, तकनीकी रूप से पारंगत है, परंतु उसका इतिहास तो प्राचीन भारत, ईसा पूर्व 4वीं सदी के महान ग्रंथ अर्थशास्त्र में समाहित है। मित्रों आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।